गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना पेपर नंबर 2 चल रहा था। तो अपन ने देखो उसमें जो अपने बेसिक जो से कंसेप्ट थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो अपन ने सब ने कंप्लीट कर लिए थे। अपन चल रहा था लिमिट चल रहा था। लिमिट मैंने आपको बता दिया था कि अपन रियल में सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस में सेकेंड ईयर में लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे या कैसे निकालते थे। और अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लिमिट है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी लिमिट अपने को कैसे निकालनी है या कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन बात करते हैं लिमिट की, सीमा, लिमिट, लिमिट, सीमा। देखो अपने पास जो अपन सेकेंड ईयर की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता था। लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ रहता था। परंतु रियल एनालिसिस में अपने पास केवल एक रियल लाइन हुआ करती थी, यानी जो भी अपने काम किया था इस रियल लाइन पे किया था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे मैंने मान लिया कि इसका पॉइंट ए यहाँ पे था। देखो मैं एक बार ये वापस बता देता हूँ आपको, जो भी मैंने बताया है वो सारी क्लास आपको रेगुलर लेनी है। अगर कोई स्टूडेंट जैसे आज नए स्टूडेंट है वो क्लास ले रहे हैं तो उनको पहले अपने यूट्यूब के चैनल पर सभी क्लासेज वीडियो हैं, अपने रिकॉर्डेड वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट करोगे तभी ये कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए पहले की जो भी आपकी क्लासेज हुई है पहले उनको एक बार देखिए, उसके बाद में आप जो आज कंसेप्ट बताए उसको करना है, तभी आपकी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो रियल एनालिसिस की अगर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था अपने पास, ये रियल लाइन हुआ करती थी। इसमें मैंने आपको ये बताया था जो भी पॉइंट था उस पर जाने के केवल अपने पास दो ही पाथ थे, या तो मैं राइट साइड से जा सकता हूँ या फिर मैं लेफ्ट साइड से जा सकता हूँ। तो इसमें लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब अपन राइट हैंड लिमिट निकाल देते और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते, ये दोनों एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो और दोनों इक्वल हो, दोनों समान हो। ये तो बात थी अपने किसमें, रियल एनालिसिस में किया था ये अपन ने। अब देखो अगर बात करें अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें और कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कि अपने को लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका कोई भी फंक्शन दिया होता है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जे, ये रहता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर अपन बात करें जैसे लिमिट j टेंड्स टू जे नोट दे दें और आपको फंक्शन दे दे एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब ये लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट होगी, ये लिमिट आपकी तब एग्जिस्ट होगी, मतलब ये आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट दिया हुआ है जे नोट, इस पे जाने के जो भी पाथ है, जो भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों से अपन क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो वो सभी लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो और उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल आए, तब अपने ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो उसके कोरिस्पोंड कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट होता है। और इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो कोई भी ऑर्गेन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के कोरिस्पोंड उसके संगत एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, इसके जो इसका कोरिस्पोंड इसका पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो क्या रहेगा, x, y। अगर अपने पास कोई भी संख्या है जैसे 3 + 4 आयोटा दिया हुआ है तो इसके कोरिस्पोंड यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरिस्पोंड कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका पॉइंट कौन सा रहेगा, 3, 4। ये बात मैं बता रहा हूँ। अब अगर बात करें कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने आपको हर कंसेप्ट में बताया, अपने आर्गुमेंट वगैरह में भी आया है, पोलर फॉर्म में भी आया है, आपने मॉडुलस फाइंड आउट किया है उसमें भी आया है, मैंने आपको सब में बताया। देखो ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी x और x डैश एक्सिस होगी, ठीक है। अब देखिए
यानी ये तो अपने जो x और x डैश यानी इस x की बात करूं तो ये तो अपने केवल रियल एनालिसिस में वास्तविक जो विश्लेषण था सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर, उसमें अपने केवल इसी रियल लाइन पर ही पूरा काम हुआ है। इसलिए अपन उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करते थे, दोनों इक्वल आती थी, तब वो लिमिट एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जेड किसकी तरफ जा रहा है, जे नोट की तरफ। अब ये जे नोट जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सम्मिश्र तल है, कॉम्प्लेक्स प्लेन सम्मिश्र तल। जैसे मैंने ये बोल दिया है कि ये जे नोट पॉइंट आपका यहाँ पे है, जे नोट पॉइंट यहाँ पे, ध्यान से समझना एक बार, कोई नोट डाउन नहीं करेगा, पहले एक बार इसको समझो। जैसे अगर मैं जे नोट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जे नोट है। अब बताओ जे नोट की तरफ जाने के कितने रास्ते हैं, अपन जे नोट के पास कितने रास्तों है, कितने वेज है, कितने पाथ है, किनके द्वारा, कितने पाथ द्वारा अपन इसके पास जा सकते हैं। तो देखो इसमें इसके बहुत सारे पाथ हैं, यानी बहुत सारे रास्तों के द्वारा अपन जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो अपन इससे बहुत सारे पाथ यानी बहुत सारे रास्तों द्वारा जा सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी जा सकते हो, 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 यानी जो इनफाइनाइट पाथ है, ये इनफाइनाइट पाथ है, मतलब अनंत रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। अब आप ये देख रहे हो सर अनंत रास्ते हैं, तो अनंत रास्तों के लिए मुझे बहुत सारी इन सब रास्तों के लिए सबकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, सबकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। वो सबकी लिमिट क्या हो, सबकी लिमिट एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो, और सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल आए, मतलब इनका मान समान आए, तब जाके वो क्या होगी, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ आप ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो आप रियल एनालिसिस में तो केवल अपने पास या तो राइट साइड से जाते थे या लेफ्ट साइड से जाते थे, इसलिए अपन ने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की थी और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की थी, तो दोनों अगर एग्जिस्ट करती थी, दोनों की वैल्यू सेम थी, तो वो लिमिट अपने पास एग्जिस्ट करती थी। अब अगर अपन यहाँ की बात करें तो अपन इसके लिए क्या करें, देखो इसका अपने पास रहेगा कि अगर ये मान लो इन सभी पासों से अपन भाई साहब लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके पास जाने के दो सबसे अच्छे रास्ते हो सकते हैं। दो सबसे अच्छे रास्ते कौन कौन से, या तो मैं एक्स एक्स से चला जाऊँ या फिर मैं वाई एक्स से चला जाऊँ, या तो मैं वाई एक्स से चला जाऊँ इसके पास, या फिर मैं एक्स एक्स से चला जाऊँ। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, इसमें कंडीशन ये रहेगी कि आप इससे कोई से भी पास से जाओ, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यूनिक आएगी, एग्जिस्ट रहेगी और इक्वल रहेगी। मतलब जो भी मान आएगा वो आपके पास अद्वितीय आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। जो आप मान निकाल रहे हो वो विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और जो भी आपने वैल्यू जो पाथ लिए हैं उन दोनों पाथों से जो भी आपने लिमिट निकाली है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उस क्वेश्चन से आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेके करवा देता हूँ इसको एक बार। जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है, कोई भी क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लो 0 पॉइंट क्वेश्चन है अपने पास, सिद्ध करो लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z विद्यमान नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाली लिखो, प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट मतलब मानना, लेट z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। अब यहाँ पे आप x प्लस आयोटा y भी होता है, a प्लस आयोटा b भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अपन ने माना है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, देन तब z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y।
ये हो जाएगा। फिर देखो अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, अपन इस लिमिट को भी क्या मान लेते हैं, नाउ अपन इस लिमिट को भी कैपिटल एल ले लेते हैं। मतलब लेट सपोज दैट इसको मैं कैपिटल एल ले लेता हूँ और फिर लिमिट लगाता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। z बार अपॉन z, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने z इज इक्वल टू क्या लिया है, x प्लस आइटा वाई लिया है। देन z बार इज इक्वल टू क्या था, x माइनस आइटा वाई था। तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। दैट इम्प्लाइज l इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार की जगह पे क्या लिख सकते हो, x माइनस आयोटा y, और z की जगह पे x प्लस आयोटा y, ये लिख सकते हो। यहाँ तक नोट करो एक बार। अब देखो आपने 12th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद आया कुछ? 12th में अपन ने एक थ्योरम थी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 हो, यानी कोई भी किसी भी सम्मिश्र संख्या का मान 0 के बराबर हो, तो उस सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का मान भी क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है, और काल्पनिक भाग का मान भी 0 के बराबर हो जाता है। मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी क्या हो जाता है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। देखिए उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो z टेंस टू 0, मतलब z किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, 0 की तरफ। तो अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताओ, l इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 था, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x टेंस टू भी 0 लिख सकता हूँ मैं, और y टेंस टू भी 0। अब आप देख रहे हो सर इसके साथ आयोटा क्यों नहीं आया, अरे तो आयोटा टेंस टू 0 हो ही नहीं सकता, आयोटा की तो वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0 हो गया। फिर यहाँ पे वही आपका लिखो x माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस आयोटा y। अभी इसके बाद में ध्यान से देखो, अपने पास लिमिट z टेंस टू 0 है, मतलब 0 ओरिजिन पे जा रही है। देखो इस ऐसे समझो आप, जैसे ये मान लो ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन था, ये आपका y और y डैश था, ये आपका x और x डैश था। ठीक है, z किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, मतलब 0 तो ये है आपका मूल बिंदु ओरिजिन, ओरिजिन पे ही है। अब आप ये मेरे को बताओ कि मुझे 0 की तरफ जाना है, तो सबसे अच्छे रास्ते कौन से, या तो मैं अलोंग x एक्सिस जा सकता हूँ, या फिर मैं y एक्सिस के अलोंग जा सकता हूँ, यानी अलोंग y एक्सिस। ये दो ही पाथ है मेरे पास जाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है भाई, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट तक जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है, यानी अनंत रास्ते हैं। तो अनंत रास्तों से लिमिट निकालना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अपने को कोई से भी ऐसे दो रास्ते चूज करने हैं जो उसके लिए क्या हो, अच्छे हो, और दोनों रास्तों से जो वैल्यू आए वो क्या है, अद्वितीय आए, यूनिक आए, और एग्जिस्ट हो और इक्वल हो। तब वो फलन क्या करेगा, वो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे अपन यही देख रहे हैं, देखो यानी इस 0 तक जाने के अपने पास दो ही पाथ हैं, एक्स एक्स से और वाई एक्स से। अब देखो यहाँ से अपन दो केस लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं, इफ z टेंड्स टू 0, मतलब z 0 की तरफ जा रहा है, कब जा रहा है, अलोंग x एक्सिस, मतलब अपन 0 की तरफ जा रहे हैं, किस एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस। आगे बात समझ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर अलोंग x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पर कौन सा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये अपने कंडीशन अप्लाई कर दी कि इफ़ z टेंड्स टू 0 अलोंग x एक्सिस, अपन 0 की तरफ जा रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं।
परंतु एक्स एक्स पर आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। देन अपन ने जो लिया था इक्वेशन लेट एल इजिकल टू ये वाली, ये इक्वेशन यहाँ पे अपन देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी क्या हो गई थी 0, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और वाई टेंस टू बी 0, ये हो गया था। अब देखो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, परंतु वाई की वैल्यू तो क्या हो गई 0, क्या हो गई 0। तो बताओ अपने पास क्या आ गया, एक्स माइनस आयोटा इंटू 0 अपॉन एक्स प्लस आयोटा इंटू 0, क्या वैल्यू आ गई बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू बी 0 एंड वाई टेंस टू बी 0, यहाँ पे भी क्या आ गया एक्स अपॉन एक्स, क्या आ गया 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 आ गई। अब देखो केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड अपन पहले तो चल रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस, अपन किसके रेस्पेक्ट में जाएंगे अब, इफ z टेंस टू 0 अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। इधर देखिए, जब ये इफ z टेंस टू 0 अलोंग y एक्सिस, मतलब अब अपन किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं y एक्सिस। अब y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 0। आई बात समझ। अब अपने को वही जो लेट एल लिया था ना, वो वाली जो भी इक्वेशन है वो आप यहाँ पे नोट करोगे तो अपने पास आएगा एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड वाई टेंस टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यानी अलोंग y एक्सिस के x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, नोट करो। यानी यहाँ पे भी 0 माइनस आयोटा y अपॉन 0 प्लस आयोटा y, बताओ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। अपने पास बचेगा माइनस आयोटा y अपॉन प्लस आयोटा y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आप खुद ही देखो, केस नंबर फर्स्ट में जो अपने पास लिमिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई 1। केस नंबर सेकंड जो अलोंग y एक्सिस था वहाँ पे कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 हो रहा था, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे लिमिट कितनी आई है -1। बताओ दोनों लिमिट इक्वल है क्या, नहीं है। ये एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। मतलब दोनों जो अपन ने दोनों पाथ लेके देखे हैं अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, इनमें दोनों में जो अपने पास वैल्यू आई है वो दो इक्वल नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये नोट करो फटाफट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आई। देखिए अपन अगर बात करें नेक्स्ट क्लास में, देखो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, इसमें थ्योरम्स वगैरह हैं। आपके पेपर मैंने पहले ही बता दिया, आपके जो थर्ड ईयर के तीनों पेपर थ्योरी बेस्ड हैं लगभग। तो अपन जो टॉपिक कर रहे हैं तो मैं आपको अभी धीरे धीरे आपको रूटीन में लेके आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपका थ्योरी का पार्ट हो गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे तो अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इस पेपर में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डिफरेंशियबिलिटी का होगा, अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि अपने सेकेंड ईयर में रियल में अवकलनीयता में डिफरेंशियबिलिटी में क्या कंडीशन थी, अपने थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशियबिलिटी जो अपन प्रूव करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो दोनों को फॉर्मूले वगैरह सब देखने में आपको आसानी रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।